गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका स्टडी विद कुलगुरु में। तो जैसा कि मैं आप लोगों से कहा था कि आज से जो है हम लोग क्या करेंगे, तो जितना मौलिक अधिकार है ना, अनुच्छेद 14 से जो शुरू होता है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, अनुच्छेद 12 और 13 को लेकर के हम लोग अच्छे से पढ़े, जो है 2 क्लास में पढ़े। और अनुच्छेद 13 में जो विधि की परिभाषा दी गई है, अनुच्छेद 13(3) में, उस विधि की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए हम सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या अपने विचार दिए हैं, किन किन सिद्धांतों पर चले हैं, जैसे आच्छादन का सिद्धांत, आपका पृथक्करणिता का सिद्धांत, अधित्याग का सिद्धांत, ये सब बताए हुए हैं ना कि हमारे यहाँ मौलिक अधिकार को त्याग करने का अधिकार जो है किसी भी भारतीय नागरिक को नहीं मिला हुआ है। जबकि यही अगर अमेरिका का तुलना करिएगा आप लोग, तो अमेरिका के नागरिकों को है कि अगर चाहे तो अपनी स्वेच्छा को त्याग सकता है। ठीक है, तो चलिए आज से जो है हम लोग मौलिक अधिकार की शुरुआत करें। शुरुआत तो हो ही गया है, लेकिन जो एकदम विशेष अधिकार मिले हुए हैं, जो अनुच्छेद 14 से शुरू होते हैं, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में समानता का अधिकार है, तो आज जो है हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। ठीक है, दूसरी चीज कि हो सकता है ये समानता का अधिकार एक वीडियो में ना हो, क्योंकि मैं अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, चाहे अनुच्छेद 14 हो, 15 हो, 16 हो। 16 थोड़ा सा ज़्यादा जाने वाला है, और उसके बाद जो है 17 और 18 में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाना है, लेकिन अनुच्छेद 16 को बहुत अच्छे से पढ़ाना है, क्योंकि हमेशा ये अनुच्छेद 16 जो है विवाद का विषय रहा है। आरक्षण का मुद्दा आप लोग जानते ही होंगे, है ना। अनुच्छेद 16 को बहुत बारीकी से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने विषय वस्तु की तरफ। आप लोग भी हाथ में कॉपी और पेन लेके रेडी रहिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं समानता का अधिकार, है ना, अनुच्छेद 14 से 18 तक में दिया गया है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार, जहां समानता की बात होती है, वो अनुच्छेद 14 से 18 तक में जिक्र किया गया है। ठीक है, तो हम लोग पहले अनुच्छेद का शुरुआत कर लिए, अनुच्छेद 14। और अनुच्छेद 14 क्या कह रहा है कि भारत तथा भारत के राज्य क्षेत्र, है ना, एक तो आपका देश हो गया, और भारत के राज्य क्षेत्र यानी जो भारत के प्रांत हैं, राज्य हैं, उनकी बात हो रही है कि भारत तथा भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या एक लाइन मिला कि विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे एक शब्द दिया गया है कि भारत तथा भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को, यहाँ पे ध्यान देना होगा, व्यक्ति कह देने का मतलब ही यहाँ पर ये हो गया कि व्यक्ति का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं यहाँ पे कह रहा है कि किसी नागरिक को, समझिएगा, व्यक्ति कह दिया, यानी कि अगर कोई यहाँ पे विदेशी भी रह रहा है भारत में, तो उसके ऊपर भी यह कानून लागू होता है। ठीक है, ऐसा दिमाग में नहीं डालना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आया, किसी अगर मान लीजिए अगर लिखना होता तो लिख सकता था कि भारत तथा भारत के राज्य क्षेत्र में, है ना, किसी भारत के नागरिक को, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है अनुच्छेद 14 में, संविधान में नागरिक नहीं लिखा है, किसी व्यक्ति को। व्यक्ति कहने का मतलब है कि अगर कोई विदेशी भी अगर हमारे यहाँ आके रह रहा है, तो उनके लिए भी यह नियम कानून लागू होगा। क्या, कौन सा कानून? तो विधि के समक्ष समानता का, ठीक है, आप विधियों के समान संरक्षण का। ठीक है, किताब में आप लोग बहुत सारे लोग जो है पढ़ लेते होंगे, लेकिन चीजें स्पष्ट नहीं हो पाती होंगी कि ये विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या होता है और विधियों के समान संरक्षण के मतलब क्या होता है, कहना क्या चाहता है संविधान जो है इसके बारे में। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा इसका परिचय देख लें कि विधि के समक्ष समानता का कॉन्सेप्ट जो लिया गया है, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है ना, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, संविधान से लिया गया है। ठीक है, और ये विधियों के समान संरक्षण जो है ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है, अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ठीक है, और इसको जो है, अब विधि के समक्ष समानता, इसका कहने का मतलब ये है कि जो है कानून के सामने सब बराबर है, चाहे कोई गरीब हो अमीर हो, है ना, कि सबके लिए जो है क्या है, सबके लिए जो है कानून एक बराबर है। ठीक है, मतलब कानून के सामने जो है कोई बड़ा छोटा, है ना, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि विधियों के समान संरक्षण, है ना। अब यहाँ पे जस्ट मतलब जैसे एक तरफ तो कह रहा है कि कानून जो है सबके लिए बराबर है, ठीक है, और जैसे ही विधियों के समान संरक्षण की बात होगी, तो ये कहता है कि जैसी परिस्थिति होगी
वैसा उसके लिए कानून बनेगा। ठीक है, तो हालांकि इसको अभी छोटे स्वरूप में नहीं बताना चाह रहे हैं, तो पहले आप लोग इसके परिचय का जो है क्या करिए कि नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो है हम क्या करेंगे कि दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए, है ना, विधि के समझ समानता और विधियों के समान संरक्षण, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए आपको बताएंगे, ताकि आप स्पष्ट कर सकें कि एक ही अनुच्छेद 14 में ही जो है ये दो बातें कह रहा है कि विधि के समझ समानता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। तो इसको कहने का मतलब क्या है, आखिर क्या कहा जा रहा है इसका मतलब, तो इसको जो है हम लोग पहले आप लोग नोट करिए, तब जो है हम बताते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि दोनों को जो है क्या करेंगे हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं ना, अलग अलग करके तुलनात्मक जो है। देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि सभी जो है एक समान है ना, किसके सामने, कानून के सामने, कि सभी जो है एक समान है, किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं मिला हुआ है, विशेष अधिकार नहीं मिला हुआ है कि हाँ जो है मान लीजिए एक जगह पे है कोई व्यक्ति जो है, तो उनको ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि ऐसा है कि आप अमीर हैं, आप उच्च पद पे हैं, आप अगर मर्डर करेंगे, है ना, तो उसके लिए सजा कम होगी, अगर कोई गरीब इंसान मर्डर करता है तो उसके लिए सजा ज्यादा होगी, है ना, ऐसा व्यवस्था नहीं है। मतलब कह रहा है कि कानून के सामने जो है सब क्या है, बराबर है ना। यहाँ पे फिर सेकंड में देखिए, कानून या विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, चाहे वह कुछ भी हो, कितना ही बड़े पद पर हो, है ना, कितना ही बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो संवैधानिक पद पे बना बैठा हो, है ना, सबके सब जो है क्या है, कानून के सामने बराबर है। एक चीज और मैंने यहाँ पे बोला संवैधानिक पद, है ना, तो याद रखिएगा अभी कुछ अपवाद हैं राष्ट्रपति को लेकर के और राज्यपाल को लेकर के, उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, उन लोगों को थोड़ा सा विशेषाधिकार मिला हुआ है इस कानून के अपवाद में, वो कानून है, क्यों मिला हुआ है वो भी हम बताएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब हो या अधिकारी हो, है ना, जो विधि बना हुआ है ना, इस विधि से बढ़ करके नहीं है, इस कानून से बढ़ के नहीं है। विधि के समक्ष समानता, समक्ष मतलब सामने, मतलब कि कानून के सामने सब बराबर है। ठीक है, कानून यहाँ पे कह रहा है कि कानून या विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार, मतलब कोई भी हो, कैसा हो इंसान हो, सबके लिए कानून एक बराबर काम करता है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे कि विधियों के समान संरक्षण। अब देखिए यहाँ पे हो गया कि कानून की बात हो गई कि कानून सबके लिए एक बराबर है ना, कोई भेदभाव नहीं करता है। और यहाँ पे दूसरे लाइन में ये कहा जा रहा है कि उस कानून जो बना हुआ है, ठीक है, उस कानून को गलत तरीके से ना मतलब पेश करके जो है उसको देखिए कितना मतलब बेहतरीन तरीके से लिखा गया है कि विधि के माध्यम से दिए गए अधिकारों में समान परिस्थिति में समान व्यवहार, असमान परिस्थिति में असमान व्यवहार। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, इधर भी एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति का जो है एक टांग नहीं है, समझिएगा इस चीज को, एक व्यक्ति को जो है एक टांग नहीं है और एक व्यक्ति का दोनों टांग है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। इसको देख रहे हैं हम लोग क्या, यह व्यक्ति जो है विकलांग नजर आ रहा है ना, एक पैर से विकलांग है, और यह व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी कानून बनाए जाएंगे, जैसे सिंपल तरीके से देखिए, मान लीजिए कि इनके लिए जो परीक्षा में ही देखिए कि परीक्षा में ही अगर दोनों लोग बैठते हैं, है ना, तो जो विकलांग होते हैं, जैसे पैर से ही नहीं हो सकता है, एक आंख से कम देखते हो, कान से कम सुनते हो, मतलब किसी न किसी शारीरिक विकृति उनके अंदर हो, शरीर में कोई ना कोई कमी हो, तो आप परीक्षा देने जाते होंगे तो देखे होंगे जो विकलांग श्रेणी में रहते हैं उनको जो है स्पेशली जो है अधिक समय दिया जाता है। अगर आपको 2 घंटा मिला होगा तो इनके लिए क्या किया जाएगा, है ना, अगर ये परीक्षा में एग्जाम में बैठते हैं, ये जो सही हैं, तो इनको हो सकता है एग्जाम में समय की जो बात है हो सकता है 2 आवर मिला हो, ठीक है, लेकिन जो इनको समय मिला होगा, इनको जो है क्या मिला होगा, तो 2.5 घंटा का, है ना, 2.5 घंटा का समय मिला होगा। क्यों, अब देखिए यहाँ पे तो असमानता हो गई, दोनों लोग एक ही पेपर देने गए हैं, है ना, लेकिन जो है इनको जो है ज्यादा मिल रहा है, इनको जो है कम मिल रहा है, इनको ज्यादा समय मिल रहा है,
तो अब इन दोनों की परिस्थितियों को देखिए, इनकी परिस्थिति क्या है, सही है, और इनकी परिस्थिति खराब है। तो इनके साथ समान परिस्थिति लाने के लिए जो है ये क्या किया गया, इनको अधिक समय दिया गया है ना। तो यही हुआ कि समान परिस्थिति में समान व्यवहार, असमान परिस्थिति में असमान व्यवहार। ठीक है, अब ठीक हो गया। अब जो है इसी में एक और समझिए कि इन्हीं दोनों लोगों के लिए जैसे आप कोई दौड़ रखिए, तो आप बताइए यहाँ पे कि ये दोनों पैर से दौड़ेंगे तो तेज दौड़ेंगे, हो सकता है इनका दोनों पैर हो, ठीक है, इनका दोनों पैर हो, लेकिन ये जो है थोड़े विकलांग, मतलब ये जो है एक पैर जो है ये डैमेज हो, मतलब सही तरीके से काम न करता हो। ठीक है, तो अब मैराथन में होगा कि न है जो है इनके लिए दे दिया जाए, ठीक है, कि 30 मिनट में जो है आपको क्या करना है कि 4 किलोमीटर दौड़ लगाना है 30 मिनट में, है ना। इनको कह दिया जाए, नियम बन गया है उसका क्या, जो भी दौड़ रखा गया है, ठीक है, देखिएगा, जो भी दौड़ रखा गया, अब इस दौड़ का नियम यह बना कि 30 मिनट में, ठीक है, 30 मिनट में कितना दौड़ना है, तो 4 किलोमीटर, ठीक है। अब जो है, अब आप बताइए कि दोनों लोगों के लिए नियम एक कर दिया जाएगा, ठीक है, तो ये सही है, क्योंकि इनकी जो है सब स्थिति सही है नहीं। तो अब यहाँ पे क्या किया जाएगा कि हो सकता है इसमें बता दिया जाए कि जो थोड़े बहुत पैर से अशक्त हैं इनके लिए क्या किया जाए, और 15 मिनट अधिक समय दे दिया जाए, है ना, 15 मिनट और अधिक समय दे दिया जाए। तो अब क्या होगा, अब ये क्यों दिया गया, दिखने में लग रहा है कि इनको एक्स्ट्रा समय देकर के ये असमानता के व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे सोचिए और दिमाग पे जोर डालिए कि देख के यहाँ पे क्या लग रहा है कि समानता लाने के लिए ही जो है यह भेदभाव किया जा रहा है। क्यों, क्योंकि नेचुरली जो है शरीर इनका ऐसा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बताया कि विधि के माध्यम से दिए गए अधिकार में समान परिस्थिति में समान व्यवहार और असमान परिस्थिति में असमान व्यवहार। तो आप लोग देखेंगे कि कानून जो भी संविधान में बनाया गया है, एक तो यहाँ पे कह दिया गया कि कानून के सामने सब बराबर है, कानून कोई भेदभाव नहीं करेगा, है ना। लेकिन उसी में आप देखिएगा कि मान लीजिए हमारे समाज में जिस वर्ग का विकास नहीं हो पाया है, उस वर्ग के विकास करने के लिए क्या किया गया, तो आरक्षण का व्यवस्था किया गया, है ना। और भी बहुत सारी ऐसी हैं, तो जितने संविधान में आप देखेंगे समानता के अधिकार के अंतर्गत जितनी असमानताएं दिख रही होंगी, वो सब समानता लाने के लिए ही असमानताएं पैदा हुई हैं, ठीक है। दिखने में लगता है कि असमानता है, लेकिन वहां पे समानता की स्थिति बनी रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम, ये देखने में लग रहा है कि जो है ये सही है, सब कानून के सामने सब बराबर है, ठीक है, लेकिन अगर सबके लिए एक ही कानून हो जाए तब तो सही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि देखने में तो सही है, लेकिन ये इसकी स्थिति को अगर देख लीजिए, इस स्थिति को, तो यह जो है नकारात्मक संदर्भ लिए हुए है ना। यह क्या है, तो नकारात्मक संदर्भ लिया हुआ है, नकारात्मक संदर्भ लिया हुआ है। यानी कह सकते हैं कि देखने में तो अच्छा लग रहा है, देखने में तो है कि समान है, लेकिन इसका अगर देखिएगा उदाहरण जो है देखिएगा, तो यह नकारात्मक संदर्भ लिए हुए है। और इसमें देखेंगे हम लोग तो दिखने में लग रहा है कि असमानता है ना, लेकिन यह क्या है, ये सकारात्मक लिए हुए है। चलिए अब जो है इसको नोट करिए, तो ये नकारात्मक और सकारात्मक पे और अच्छे से हम बात करते हुए जो है आप लोग को दिखाते हैं कि कैसे जो है दिखने में क्या दिखता है और परिणाम इसका क्या है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब जो है हम आपको आगे इसी में बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे बना दिए, एक ये मैदान है, ठीक है, और इधर भी मैदान बना देते हैं, ठीक है, फील्ड दौड़ाएंगे, इसी में मैराथन होने वाला है अभी। अब देखिए यहाँ पे, मान लीजिए आप इस फील्ड का जो है क्या करना है कि चक्कर लगाना है, रख दिया गया है, ठीक है। अब किसी व्यक्ति को जो है यहाँ पे रख दिए आप, ठीक है, यहाँ पे किसी व्यक्ति को आप रख दिए, ये जो है चक्कर लगाएंगे। अब एक व्यक्ति को फिर जो है एक साथ ही मतलब खड़ा कर दीजिए सबको, और यहाँ भी एक साथ ही खड़ा कर दीजिए सबको, ठीक है। अब आप अपने से बताइए
कि अब ये कहा जा रहा है कि सबको समान जो है दिया जाएगा, एरिया दिया गया होगा इसको दौड़ने के लिए, तो ये व्यक्ति जब दौड़ेगा, ये वाला व्यक्ति है ना, ये वाला जब व्यक्ति दौड़ेगा तो इसको देखिए कितना दूरी तय करना पड़ रहा है। फिर ये वाला व्यक्ति दौड़ रहा है तो इसको कितना करना पड़ रहा है, ये सब, ये जो इधर अंदर वाला है इसको जो है सबसे कम करना पड़ेगा ना। तो अब यहाँ पे आप अपने से बताइए कि देखने में तो लग रहा है लेकिन ये सही है? कहने का मतलब है कि ये देखने में तो लग रहा है कि समान है, एक साथ एकदम खड़े हैं, देखने में एक समान दिख रहे हैं, लेकिन ये क्या समान है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसको देख रहे हैं तो इसको कम ही दूरी में ये पूरे फील्ड का घेरा लगा लेगा, इतना ही में से घूम के कहेगा मेरा हो गया, कंप्लीट हो गया। लेकिन जो ये वाला है, पहले नंबर के खिलाड़ी को हम लोग देख लें तो ये बेचारे को लंबा दौड़ना पड़ रहा है, जबकि दौड़ रखा गया है एक ही दूरी दे करके कि हाँ इस फील्ड का इतना जो है एरिया है और इतना एरिया का चक्कर लगाना है। तो एक साथ अगर हम खड़ा कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि देखने में तो ये समान दिख रहा है, ठीक है, लेकिन अगर इसका परिणाम हम देखें, अगर परिणाम देखें तो यह क्या है? परिणाम असमान है। परिणाम कैसा है? तो असमान है। असमान मतलब कि परिणाम हम ये देखते हैं कि असमानता दिखलाई दे रहा है स्पष्ट रूप से, है ना। दिखने में आप लोग को एक लाइन में दिख रहा है कि सब तो एक ही लाइन में खड़े हैं, मतलब सब कुछ बराबर है, लेकिन इसका देखा जाए, इसका निष्कर्ष निकाला जाए तो क्या होगा कि असमान है, ये समानता नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे कि एक व्यक्ति को जो है हम यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे रख दिए, फिर इसे जो है इस व्यक्ति को एक को हम यहाँ पे कर दिए और इस व्यक्ति को हम जो है यहाँ पे कर दिए, ठीक है। अब देखिए यह व्यक्ति जो आएगा, है ना, ये व्यक्ति जो अपना दौड़ लगा रहा है, तो अब ये इनको जो है क्या किया गया है, इनको तो इधर आगे रख दिया गया है। फिर ये वाला व्यक्ति जो है क्या किया गया है कि इनसे थोड़ा सा इधर पीछे रखा गया है और ये वाला व्यक्ति इससे भी पीछे रखा गया है ना। कंडीशन समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि देखने में स्थितियां सबकी क्या लग रही हैं? असमान लग रही हैं। स्थिति सबकी अगर देखिए तो हम कहेंगे नहीं, एक साथ ही दो सब खड़ा नहीं है, अलग अलग खड़ा है। लेकिन अलग अलग क्यों खड़ा किया गया है? ताकि दूरी सबके लिए एक समान हो सके। समझ रहे हैं इस चीज को? यहाँ पे देखने में स्थितियां लग रही होंगी क्या कि असमान है। क्यों? क्योंकि सबको एक लाइन में खड़ा नहीं कराया गया है, लेकिन सबके लिए एक बराबर दूरी तय करना है। और एक बराबर दूरी तय करने के लिए क्या करना होगा? इनको जो है ऐसी कंडीशन में खड़ा करना होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि देखने में जो है यह जो है असमान दिख रहा है, लेकिन इसका परिणाम अगर आप लोग देखते हैं, है ना, परिणाम अगर आप लोग देखते हैं तो क्या है? समान है। समान है कहने का मतलब कि ये समानता लाने के लिए जो है ये असमानताएं दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखें आप लोग कि सबको दूरी एक समान ही तय करना था, लेकिन एक लाइन में हम खड़ा कर दिए। दिखने में लग रहा है कि सब समान है, सही है, ऐसे ही दौड़े, लेकिन इसमें फायदा में कौन रहेगा? ये वाला थोड़े से दूरी में ये अपना दौड़ निकाल लेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि ऐसा नहीं है, सबके लिए दूरी एक बराबर हो गई। तो हम कह सकते हैं कि यह जो है, इसको इस लाइन में हम लिख सकते हैं पॉइंट जो है क्या, तो यह जो है नकारात्मक संदर्भ लिए हुए हैं, है ना। अभी बताया ना मैं कि नकारात्मक संदर्भ लिए हुए हैं, ठीक है। और इसको हम कह सकते हैं क्या कि यह जो है सकारात्मक संदर्भ लिए हुए है ना। दिखने में तो है, लेकिन अगर देखेंगे तो यह जो है सकारात्मक संदर्भ लिया हुआ है। क्लियर? समझ में आया? ठीक है। अब चलिए इस इमेज को भी आप लोग बना लीजिए। इससे जो है ना एग्जाम्पल से जो है क्या होगा कि जितने पॉइंट वो लिखवाया गया उसको रटने पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको देखिए आप लोग, ठीक है। ये कैसे असमानता और समानता में भेदभाव होता है, और आरक्षण का भी मुद्दा समझना होगा, तो इसी तरह से आप लोग समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आरक्षण ऐसा मुद्दा है कि जिनको फायदा मिलता है वो उसका गुणगान करते हैं, जिनको फायदा नहीं मिलता है वो कहते हैं कि गलत है ना। लेकिन समझने का विषय है ये आरक्षण, चाहे जो कुछ भी हो, दिखने में लगता है कि असमानता है,
लेकिन वो असमानता समानता लाने के लिए जो है प्रकट किया जाता है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, तब जो है हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि अनुच्छेद 14 विधि के समझ समानता के अपवाद, है ना। मैं बताया था ना, समता या समानता दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं ना। अब जो है मैं बताया था आप लोगों को कि जो अभी बताया आप लोगों को क्या, तो कानून के सामने सब बराबर हैं, कानून सबके लिए एक बराबर है। ठीक है, और समान परिस्थिति के साथ समान व्यवहार, मतलब ऐसा कानून बने कि समान परिस्थिति में समान व्यवहार और असमान परिस्थिति में असमान व्यवहार। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपवाद आ गया, क्या, तो देखिएगा क्या, तो कहा गया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, है ना, इनके कार्यकाल के दौरान जो है क्या है कि कोई भी फौजदारी मामला जो है इनके खिलाफ नहीं आ सकता है। ठीक है, और ये कहता है कि कोई भी दीवानी मामला इनके खिलाफ लाने से पहले 2 महीना पहले जो है क्या करना होगा, नोटिस देना होगा राष्ट्रपति को कि हम 2 महीना पहले बताना होगा कि हम आपके ऊपर दीवानी मामला का केस लाने वाले हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये फौजदारी मामला और दीवानी मामला क्या है ना। तो बहुत से ऐसे मित्र हैं जो जानते भी होंगे और बहुत से ऐसे हैं जो अभी जानना शुरू किए हैं, सीख रहे हैं। तो फौजदारी मामला और दीवानी मामला, जैसे यहाँ पर समझिएगा, फौजदारी का मतलब ये हुआ, फौजदारी मामला में वो आता है जैसे मान लीजिए कोई भी चोरी किया हो, है ना, कह सकते हैं कि चोरी का केस हो, चोरी, आपका डकैती, हत्या, बलात्कार, है ना, जितने जघन्य अपराध हैं, मतलब खतरनाक वाले अपराध हैं, ये सब फौजदारी केस कहलाता है। ठीक है, अब आ गया कि दीवानी मामला, दीवानी केस किसे कहेंगे, कौन से विषय को जो है दीवानी वाले में डालते हैं, है ना। तो ये आपके हो गए, जैसे मान लीजिए कोई 2 व्यक्ति हैं अपने निजी अधिकार को लेकर के लड़ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वो जो है दीवानी मामला में आएगा। इसे ही सिविल मामला भी बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है किसी को कर्ज दिया था, है ना, और वो कर्ज जो है लौटा नहीं रहा है, दे नहीं रहा है, तो वो जो है जाकर के केस करेगा कि हाँ हमारा पैसा लिए हैं और दे नहीं रहे हैं, तो इस मामला को कहेंगे कि ये दीवानी का केस है। मतलब अपने 2 व्यक्ति जो है अपने निजी अधिकार को लेकर के आपस में विवाद करते हैं, तो वो जो है क्या होगा, दीवानी मामला या सिविल मामला कहा जाएगा। फौजदारी यानी कि जो चोरी, डकैती, हत्या, जितने मतलब खतरनाक से खतरनाक अपराध हैं वो सब फौजदारी वाले में आएंगे। ठीक है, चलिए, तो बेसिक जानकारी हो गई। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल को लेकर के। क्या कि मैंने बताया कि कानून के सामने सब बराबर हैं, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल ये सब संवैधानिक पद हैं, और इनके लिए स्पेशली क्या, अभी उसमें बताया गया कि विशेषाधिकार किसी को नहीं दिया गया है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विशेषाधिकार दे दिया गया है। ठीक है, चलिए, ये मिटाने वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बेसिक हम लोग सीख लिए। अब क्या कर रहे हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्या यहाँ पे मिला हुआ है, तो विशेषाधिकार मिला हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये जो है भारत के संविधान में, है ना, अनुच्छेद 361 में इसका जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 361, ये जब राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय भी जो है ये पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा क्या अनुच्छेद 361 में कहा गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, है ना, इनके कार्यकाल के दौरान इनके ऊपर कोई भी फौजदारी मामला और दीवानी मामला नहीं लाया जा सकता। ठीक है, अगर दीवानी मामला लाया भी जाएगा, फौजदारी को तो छोड़ ही दीजिए, वो लाया ही नहीं जाएगा, अगर दीवानी मामला लाया भी जाता है तो 2 माह पूर्व जो है उनको राष्ट्रपति को या राज्यपाल को सूचना देना होगा। अब बात आती है कि ऐसा क्यों सर, है ना, ऐसा क्यों प्रावधान किया गया है। आखिर है राष्ट्रपति और राज्यपाल से पहले तो वो भी एक व्यक्ति ही है। अगर ये कोई ऐसा क्यों है कि अगर ये फौजदारी मामला यानी कि किसी का अगर मर्डर भी कर देते हैं तो इनके ऊपर ये केस नहीं होगा, इनके कार्यकाल के दौरान किसी की हत्या भी कर देते हैं, कोई भी ऐसा फौजदारी मामला है, तो क्यों ऐसा हो रहा है कि इनके खिलाफ जो है ये मुकदमा नहीं होगा। तो आप समझिए, राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति यानी कि भारत का सर्वोच्च पद,
ठीक है। राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च पद। अब इतने बड़े पद, ये राष्ट्रपति क्या होते हैं, किसी भी देश के राष्ट्रपति उसके राष्ट्राध्यक्ष होते हैं ना। हमारे भी देश के क्या हैं, राष्ट्रपति जो है हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं। अगर मान लीजिए इनके कार्यकाल के दौरान अगर इनके ऊपर कोई मुकदमा हो जाता है ना, मान लीजिए मर्डर केस में ही हो सकता है ना किए हो, लेकिन इनके ऊपर मुकदमा ऐसे ही इनको बदनाम करने के लिए कर दिया जाए कि ये जो है मर्डर किए हैं, बलात्कार के केस में फंसा दिया जाए, है ना कोई इलीगल काम में इनको फंसा दिया जाए फौजदारी वाले केस में। ये अब जो है हमारे देश के हैं राष्ट्राध्यक्ष, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए, है ना। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे समझिए, ये है हमारा प्यारा भारत, ये हैं महामहिम मान लीजिए राष्ट्रपति जी, ठीक है, मुस्कुराते हुए, हालांकि अब मुर्मू जी हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब ये जो है मान लीजिए कि इनके ऊपर क्या हो कि हमारे देश में कोई फौजदारी केस हो जाए, फौजदारी केस हो जाए, यही बात जो है ये बात जाएगा कहाँ पे, किसी अन्य देश में जाकर ये पता चले, कोई अन्य देश है ना विदेश में, और पता चलेगा मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या होगी, अपने देश की छवि खराब होगी। अगर कोई यहाँ पे इन्वेस्ट ही करना चाहे, कोई कंपनी आकर के भारत में पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है कंपनी बैठाने के लिए, ठीक है, तो जैसे ही देखेगी कि अरे उस देश का तो राष्ट्राध्यक्ष जो है, राष्ट्रपति जो है ऐसे केस में रहता है, तो बाकी जनता को तो छोड़ दो, वहाँ सब करप्शन ज़्यादा होगा वहाँ, है ना, तो वो क्या करेगा, हमारे यहाँ देश में पैसा आया, कोई भी काम के लिए आएगा ही नहीं, है ना, तो देश जो है जुड़ेंगे ही नहीं। तो ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है, आप देख ही रहे हैं, तो कैसे फिर देश का विकास होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी छवि खराब ना हो, इस चीज़ से बचने के लिए ऐसे कानून दिए गए हैं, ठीक है। अगर ये इनके ऊपर अगर ये पद से हट जाते हैं, ये इलीगल काम में फंसे हैं, तो इनको जो है महाभियोग के माध्यम से हटाया जाता है राष्ट्रपति को, तो महाभियोग से हटाने के बाद जो है इस तरह का केस उनके ऊपर चलाया जाएगा। इसलिए क्या किया गया, अनुच्छेद 361 में बातें स्पष्ट लिख दी गई हैं क्या, तो इनके कार्यकाल के दौरान, ध्यान दीजिएगा इस लाइन को, इसलिए मैं अलग से लिखा हूं कि अनुच्छेद 361 में इनके कार्यकाल के दौरान जो है इनके ऊपर फौजदारी मामला नहीं होगा। अगर दीवानी मामला आता भी है तो 2 माह पूर्व नोटिस देना होगा, ठीक है। तो फौजदारी और दीवानी मामला भी आप लोग समझ गए होंगे। अब ये जो है ये पॉइंट तो आप लोग सीख लिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल वाला की अपवाद है, ऐसा सिर्फ यही एक मुद्दा नहीं है, अभी और 1-2 अपवाद बताने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करिए, उसके बाद अगले जो है पॉइंट में हम लोग चलते हैं। फिर सेकंड पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या, तो सांसद और विधायक, है ना, इन दोनों को भी जो है विशेषाधिकार मिले हुए हैं। सांसद को अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 105 और विधायक को अनुच्छेद 194 के तहत ये विशेषाधिकार मिले हुए हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इनको क्या विशेषाधिकार मिला हुआ है, तो इनको ये मिला हुआ है कि संसद में, है ना, संसद में सांसदों द्वारा, देखिए संसद वही जो लोकसभा और राज्यसभा होता है, और सांसद जो उसमें वार्ता करते हैं लोग, है ना, एक लोक मंच है संसद। ये जो सांसद द्वारा कही गई किसी भी बात के लिए, है ना, सांसद आपस में झगड़ा भी अगर कर लेते हैं, संसद में किसी भी गाली गलौज या कुछ भी करते हैं, तो कहा गया है क्या कि उनको न्यायपालिका के प्रति जो है क्या होना होगा, तो जवाबदेह नहीं होना होगा, मतलब कोई केस नहीं होगा। तो आप लोग देखे होंगे या सुने होंगे कि संसद में एक दूसरे के ऊपर जूता चप्पल भी लोग फेंक देते हैं, है ना। आप लोग संसद की कार्यवाही को जो है देखिए, लोग, ये आपका एक टीवी चैनल है संसद टीवी, है ना, पहले लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग था, अब एक नया चैनल ही बना दिया गया है संसद टीवी। यूट्यूब पे भी सर्च कर लीजिएगा और टीवी पे भी दिखाता है। तो संसद टीवी पे जब, है ना, संसद की कार्यवाही जो है चलती है, तो उसे आप लोग देखिए, चीज़ों को जो है थोड़ा उदाहरण से समझेंगे ना तो अच्छा लगेगा। तो संसद में जो है ये सांसद होते हैं, ना, इनके द्वारा कही गई किसी भी बात के लिए उनको न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होना पड़ता है, ठीक है। ये अधिकार जो है देखा जाए तो सांसद को अनुच्छेद 105 और विधायक को 194 के तहत मिला हुआ है, ठीक है। तो इसे जो है नोट में एकदम ऐसे ही जो है आप लोग क्या करिए, ड्राफ्टिंग कर लीजिए, ठीक है। और वो बात, ठीक है, चलिए इसे नोट करिए, तब आगे जो है एक और पॉइंट बताते हैं।
चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है ना। कह रहा है कि विदेशी, अब विदेशी में कौन, तो हो सकता है वहाँ कोई विदेश का राजदूत हो, अमेरिका का हो, चाहे कहीं का भी हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, या कोई विदेशी शासक हो। मैंने बताया था कि अभी भी बहुत सारे देशों में क्या है, राजतंत्र चल रहा है। जैसे भूटान का ही ले लीजिए स्थिति, अभी हाल ही में भूटान के राजा जो है भारत की यात्रा पे आए हुए थे, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि कोई भी विदेशी चाहे राजदूत के रूप में हमारे यहाँ आके काम कर रहा हो, या किसी देश का शासक हो, या संयुक्त राष्ट्र संघ हो, वह उसकी एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ को लेकर के मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ, ठीक है, कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, तो उस तरह के बड़े युद्ध न हो, उस चीज को रोकने के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। और जब इतना बार आ गया है तो मैं सोच रहा हूँ कि एक ना एक दिन जो है यूएनओ को लेकर पूरा अच्छे से एक क्लास ही इसका ले लूंगा, ठीक है। अगर आप लोगों को ऐसा चाहिए जानकारी तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइए कि हाँ यूएनओ के बारे में सर एक दिन विस्तार से पढ़ा दीजिए, ठीक है। चलिए अब संयुक्त राष्ट्र, इसमें क्या है कि कोई भी विदेशी चाहे राजदूत हो, शासक हो, या संयुक्त राष्ट्र संघ हो, या उसकी एजेंसी है ना, इन सबको जो है क्या विशेषाधिकार मिला हुआ है। तो इनके ऊपर भी जो है कोई भी फौजदारी मामला और दीवानी मामला नहीं हो सकता है, केस नहीं हो सकता है, ठीक है। इनको जो है इन मामलों से क्या किया जा सकता है, मुक्ति प्रदान करता है, मुक्ति प्रदान करता है। ज़्यादा कठिन हिंदी नहीं हो रहा है, मुक्ति मतलब एकदम बिल्कुल इनको जो है उससे मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोई विदेशी राजदूत, शासक और संयुक्त राष्ट्र संघ में उसकी एजेंसी है, ठीक है। राजदूत की ही जैसे बात कर लीजिए, ठीक है। एक मूवी है आप लोग देखे होंगे शायद, उसका नाम है सरफरोश, सरफरोश, ठीक है। नहीं देखे होंगे तो आप लोग देखिएगा, ठीक है। आमिर खान इस फिल्म के एक्टर हैं, नसरुद्दीन साहब ही हैं, और सोनाली बिंद्रे एक्ट्रेस हैं। इस फिल्म को आप लोग देखिएगा। इस फिल्म में दिखलाया होगा कि उस एक पाकिस्तान के जो है राजदूत आए रहते हैं भारत, है ना। इस फिल्म में क्या दिखलाया है कि पाकिस्तान, जैसे मतलब इधर पाकिस्तान है और यहाँ के राजदूत जो है आए रहते हैं भारत में, ठीक है। और ये आकर के कोई क्राइम में किए रहते हैं भारत में, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे देखेंगे लास्ट में एक पार्टी चल रहा होता है, और जब जान जाते हैं वो आमिर खान एसपी रहता है, तो उनको जो है मारने के लिए जब बंदूक निकालता है, तो ये जो है, ये जो राजदूत बन के आए हुए हैं साहब, ये राजदूत, ये बड़ी ही मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं जो है अन्य देश से पाकिस्तान का राजदूत हूँ, और मेरे ऊपर तो कोई केस हो नहीं सकता है, और ना ही आप मुझे गोली मार सकते हो। बहुत मतलब मुस्कुराते हुए एकदम बंदा ये बोलता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जानता है कि राजदूत को, भारत में राजदूत क्या कोई शासक, कोई सबको जो है फौजदारी या दीवानी मामला से मुक्त रखा जाता है। इसलिए मुझे किसी भी क्राइम में फंसाया नहीं जा सकता, मैं हूं भी अगर, तो मुझे इन मामलों से मुक्त रखा जाएगा। तो तब आप लोग देखिए कैसे आमिर खान इनको मारना होता है तो किस तरह से दिमाग लगा के मारता है। उस मूवी को देखिएगा आप लोग जरूर, ठीक है। अच्छा लगेगा, शुरू के सीन आप लोग के लिए अच्छे लगेंगे, और लास्ट में जो है ये जानकारी भी मिलेगी आप लोगों को, है ना। तो चलिए, नौजवानों के लिए है, बुजुर्ग भी ध्यान देंगे इस पर। अब देखिए, अब ये बात कब से हुआ हमारे देश में लागू जो है, तो एक समझौता हुआ था, वियना समझौता। वियना देश है, वियना समझौता, यह हुआ था 1961 में, ठीक है। और इसी वियना समझौता को लेकर के जो है क्या किया गया, वियना समझौता, इसी में कहा गया क्या, तो ये सब जितने पॉइंट दिए गए हैं इनको जो है क्या, फौजदारी और दीवानी मामला से मुक्त रखा जाएगा इसी समझौता में, ठीक है। अगर किसी को अगर वियना समझौता से जुड़ी जानकारी लेनी हो तो आप गूगल पे भी सर्च करके पढ़ सकते हैं, नहीं अगर आपको चाहिए मेरे द्वारा जानकारी तो आप इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ जो है वियना समझौता के बारे में आप बताइए, ठीक है। तो मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं इस पॉलिटिक्स से भटक जाऊंगा, दूसरे मामले पे चला जाऊंगा तो सही नहीं है, ठीक है। चलिए, अब ये भी आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी में जो है स्क्रीनशॉट लेने से पहले आप लोग को इसी में एक मीडिया से भी जुड़ा हुआ मामला है, उसको भी बता देते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 361 का, अनुच्छेद 361 क के तहत जो है
मीडिया को भी जो है, मीडिया को विशेषाधिकार मिला हुआ है, विशेषाधिकार मिला हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल वाली बात याद होनी चाहिए आपको, है ना। और यहाँ पर अनुच्छेद 361 में मीडिया को भी विशेषाधिकार मिला हुआ है। मीडिया भी आप लोग देखे होंगे कि किसी से भी प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो कुछ भी जो है पूछ सकता है ना, इनको भी राइट मिला हुआ है। तो अगर मान लीजिए कहीं चोरी छुपे जाकर के कोई इन्फॉर्मेशन जुटाते हैं तो भी इनके ऊपर कोई केस जो है दर्ज नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब जो है नेक्स्ट जो है हम लोग क्या करेंगे, अब अनुच्छेद 15 की बात करेंगे हम लोग, है ना। अनुच्छेद 14 जो है अच्छे से आप लोग पढ़ लिए। अनुच्छेद 14 में क्या बातें हुई, तो 2 पॉइंट था, एक विधि के समझ समानता और एक था विधियों का समान संरक्षण। विधि के समझ समानता का मतलब क्या हुआ कि जो है कानून के सामने सब बराबर है। विधियों का समान संरक्षण की उन विधियों का गलत उपयोग न किया जाए, जो जैसी समान परिस्थिति है तो समान कानून, असमान परिस्थिति हो तो उनके लिए असमान कानून बनाया जाए। उदाहरण से भी हम लोग अच्छे से समझे। और जब उस समय मैं बता रहा था उसी समय बताया कि इसके अपवाद भी हैं। उसमें कहा गया कि किसी को भी कोई विशेषाधिकार नहीं मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखें क्या, तो राष्ट्रपति राज्यपाल को भी विशेषाधिकार मिला हुआ है, सांसदों को भी मिला हुआ है। अगर कोई विदेशी व्यक्ति हमारे यहाँ राजदूत, शासक या संयुक्त राष्ट्र संघ के और उसके एजेंसियों के कर्मचारियों के रूप में हमारे यहाँ काम कर रहा है तो उनको भी जो है क्या है, विशेषाधिकार मिला हुआ है। ठीक है, ये सब आप लोग का कंप्लीट हो गया होगा। अब जो है हम लोग चलेंगे तो अनुच्छेद 15 की तरफ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 15 को, है ना। अनुच्छेद 15 क्या कह रहा है कि राज्य केवल, है ना, धर्म, नस्ल जिसे मूल वंश कहते हैं, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, है ना। अनुच्छेद 14 से 18 तक हम लोगों ने क्या पढ़ना है, पूरा समानता की ही बात करनी है ना, कोई भेदभाव ना हो, समानता बना रहे। ठीक है, तो कह रहा है कि राज्य केवल धर्म, नस्ल, है ना, जिसे मूल वंश भी कहते हैं, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे इसी बात को, ये तो अनुच्छेद 15 का मेन हो गया, इसी में अनुच्छेद 15 1, 2, 3 है। तो अब इसी बात को स्पष्ट रूप से जो है क्या कहा गया है, थोड़ा सा आगे जो है अनुच्छेद 15, है ना, क्लोज 1 देखते हैं। इसमें क्या कहता है, इसमें ये कह रहा है क्या, इसमें ये कह रहा है कि राज्य जो है ना, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राज्य केवल धर्म, नस्ल, ठीक है, आपका जाति, लिंग, है ना, उसके बाद आपका है जन्म स्थान, जन्म स्थान। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक शब्द मिल गया क्या, ठीक है, यही वाली बात कि राज्य जो है केवल धर्म, है ना, धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पे, है ना, और जन्म स्थान के आधार पे क्या करेगा, तो भेदभाव नहीं करेगा। जन्म स्थान के आधार पे क्या नहीं करेगा, तो भेदभाव नहीं करेगा। इन सब को देख लीजिए, इन सब के आधार पे क्या होगा कि भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है केवल। केवल कहने का मतलब ये हुआ कि केवल इसी आधार पर, यानी धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो इन चारों को एक करके, है ना, देखा जाए तो अन्य आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। अन्य आधार पर क्या होगा, तो भेदभाव किया जा सकता है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे केवल लिख दिया है। ऐसे भी लिख सकता था कि राज्य जो है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे एक शब्द जोड़ा हुआ है कि राज्य केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, मतलब कि अन्य आधार पर भेदभाव कर सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि अन्य आधारों में क्या, तो निवास के आधार पे, है ना, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। कैसे, तो मान लीजिए कि कोई, जैसे बताया हो ना नागरिकता में कि प्रांत का निवासी होता है लोग, है ना, नागरिक देश का होता है।
तो निवास स्थान पे भेदभाव कर सकता है। कैसे? तो आप एग्जाम्पल देखिएगा, कोई फॉर्म आप अप्लाई करते होंगे तो देखे होंगे, अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति SC वर्ग का है, SC ST वर्ग का है, और बिहार में अप्लाई करता है, बिहार में कोई वैकेंसी आई है, तो उसको जो है क्या होता है, वो आरक्षण वगैरह नहीं मिलेगा, वो जनरल कैटेगरी में ही वहाँ पे भरना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है क्या, तो निवास स्थान पे भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पहले अपने लोगों को कुछ वरीयता देने के लिए, बशर्ते ये जो भेदभाव हो रहा है ना, संविधान में स्पष्टतः कहा गया है कि यह भेदभाव जो होगा, ये भेदभाव ऐसा नहीं है कि बस किसी भी तरह से जो है जैसे मन करे वैसे भेदभाव करिए। यह भेदभाव तार्किक होना चाहिए, तर्क सही देना चाहिए, तार्किक हो ये भेदभाव। ठीक है, ऐसा ना हो कि जो मन में आए सो अपना कर दीजिए। ठीक है, निवास स्थान पर आप भेदभाव कर रहे हैं तो आप तर्क दीजिए कि हाँ, हमारे यहाँ जो SC ST कम्युनिटी है उसका अभी विकास अच्छे से नहीं हुआ है, तो अन्य राज्य के जो SC ST के वर्ग आ जाएंगे तो हम कैसे विकास करेंगे, है ना। तो तर्क उचित दीजिए। उसके बाद क्या कहा गया है कि यहाँ पे कि निवास स्थान के आधार पर जो है भेदभाव किया जा सकता है। तो आप लोग समझ गए यहाँ पे कि राज्य जो है इन आधारों पर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन निवास स्थान पे जो है भेदभाव करेगा। अब जैसे देखिएगा, आप महिलाओं के विकास की ही बात हो जाए अगर, तो कोई भी राज्य जो है हो सकता है अपने यहाँ के महिलाओं की स्थिति को देखते हुए उनके लिए कुछ विशेष नियम बना सकता है, और अन्य राज्य की महिलाएं आए उस राज्य में तो उसके लिए वो नियम लागू ना हो। तो वहां पे निवास स्थान पर अगर भेदभाव हो भी रहा है तो फिर से वो लाइन याद करिए कि असमानता दिखेगा, लेकिन समानता लाने के लिए वो असमानताएं दिखती हैं। ठीक है, आप समझ गए आप लोग अनुच्छेद 15(1). अब चलते हैं हम लोग अनुच्छेद 15(2) पे। चलिए अब देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 15, है ना, अनुच्छेद 15(2) है ये, अनुच्छेद 15(2). इसमें हम लोग देखते हैं क्या, तो वही वाली बात जो पहले कही गई, क्या कि राज्य एवं व्यक्ति। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक नया चीज यहाँ पे शब्द जुड़ गया, क्या 15(2) में, कि राज्य तो था ही, अब व्यक्ति को भी जो है कहा जा रहा है कि राज्य एवं व्यक्ति दोनों मिलकर, है ना, चाहे अलग अलग राज्य एवं व्यक्ति, है ना, यहाँ पे दोनों की बात हो रही। क्या कि मतलब ये जो है क्या करें, तो केवल मतलब यहाँ पे धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, है ना, वही बात जो पहले कही गई थी कि केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पे किसी भी नागरिक पर प्रतिबंध या देयता नहीं होगी जो निम्नलिखित के लिए है। ये सारी बातें भी बताएंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे प्रतिबंध या देयता, देयता का मतलब क्या होता है, देयता का मतलब वही टैक्स, कोई स्पेशली टैक्स ना लगा पाए। अब ये सब इसलिए मैं ज्यों का त्यों लिखा हूँ क्योंकि इसी तरह से मान लीजिए एग्जाम में पूछ देता है इसी शब्द को, तो आप लोग जानिए, देयता मतलब टैक्स, है ना। तो कह रहे हैं कि राज्य एवं व्यक्ति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक पर प्रतिबंध या देयता नहीं करेगा। किन किन कंडीशन में, तो मान लीजिए कोई दुकान है, सार्वजनिक भोजनालय है, खाना खाने का जगह है, होटल है, तथा सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान है, जैसे मान लीजिए सिनेमा हॉल हो। तो अब इन सब जगहों पर जैसे सार्वजनिक भोजनालय है, अब वहाँ पे क्या हो कि भेदभाव बना दिया जाए, कर दिया जाए कि छोटी जाति वाले नीचे बैठ करके खाएंगे, बड़ी जाति के लोग जो है टेबल कुर्सी पर बैठ के खाएंगे, या छोटी जाति के लोग जो होंगे उनको खाना ही नहीं है, इस होटल में, इस भोजनालय में नहीं खाना है, वो आ नहीं सकते हैं। मतलब इस तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सिनेमा हॉल में भी जैसे मान लीजिए हो, चाहे सार्वजनिक कोई भी मनोरंजन का स्थान हो, है ना, वहां पर क्या किया जाएगा, क्या करेगा, तो कोई व्यक्ति, राज्य तो छोड़िए, राज्य तो ऐसे ही भेद नहीं करेगा, कोई व्यक्ति भी इन चीजों को लेकर के अगर भेदभाव करता है तो तुरंत कानून के घेरे में आ जाएगा, है ना। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ऐसे कुओं, तालाबों, देखिए इसमें भी सारी बातें स्पष्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे लिखने का उद्देश्य है कि एक एक पॉइंट को जो है वो लोग संविधान में लिख करके क्लियर किया गया है ताकि इसके विरुद्ध में कोई केस न बन पाए। इसमें फिर सेकंड कहा गया क्या कि ऐसे कुओं, तालाबों, स्नान घाट, सड़क आदि पर भेदभाव नहीं किया जाएगा जो पूर्णतः या अंशतः राज्य वित्त द्वारा संचालित अथवा सार्वजनिक उद्देश्य के लिए हो। अब देखिए इसका मतलब ये समझिए, ये कह रहा है कि ऐसा कुआं, तालाब, है ना, अब तो खैर है नहीं, पहले पानी पीने के लिए कुएं और तालाब ही हुआ करते थे विशेष रूप से। स्नान घाट हो गया, सड़क हो गया, तो पहले क्या था ना, जब पहले की स्थिति आप देखिएगा ना, शूद्र जो होते थे ना, सड़क पे चलने के लिए मनाही थी। जो वर्ण व्यवस्था आप लोग पढ़ेंगे, इतिहास में चीजों को जानेंगे,
तो दलित वर्ग को सड़क पर चलने के लिए तक मनाही था। उनके लिए नियम बना हुआ था कि कमर में आप झाड़ू बांधिए अगर चल रहे हैं, ताकि पीछे से आप चल रहे हैं तो आपके पैर का निशान मिटते जाए, ताकि जो है कोई अशुद्ध ना हो जो बड़ी जाति वाले लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ स्पष्टता संविधान में इसलिए उन बातों को लिख दिया गया क्योंकि ऐसा भारत में हो रहा था। तो ऐसे कुआं पर जो है छोटी जाति के लोगों को जो है राइट नहीं था कि कुआं पे वो पानी पिए, तालाब से पानी पिए ले, या तालाब पे जा करके तालाब में नहाए, उनको परमिशन नहीं था। ठीक है, तो यही बातें वहां पे कह दी कि ऐसे कुओं, तालाबों, स्नान घाट, सड़क आदि पर भेदभाव नहीं किया जाएगा जो पूर्णतः या अंशतः, पूर्णतः मतलब कि पूरा, या अंशतः मतलब थोड़ा सा, ठीक है, राज्य वित्त द्वारा संचालित हो, मतलब कि राज्य के द्वारा जो है क्या किया गया हो, वो बनाया गया हो। जैसे मान लीजिए कोई कुआं ही है, सरकार उसको खुदवाई आमजन के लिए, ठीक है, तो उस पे जो है क्या होगा कि कोई छुआछूत नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव या प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ, अगर मान लीजिए आप अपना निजी कुआं खुदवाए हैं अपने जमीन में, अपने घर में, आपकी इच्छा है तो आप चाहें तो किसी को पानी पीने से रोक सकते हैं। ठीक है, अब तो कुआं का कॉन्सेप्ट ही हो गया। अब मान लीजिए अपने घर में आप नल लगवाए हैं, अब कोई व्यक्ति जो है इस पे दावा करे क्या, ये पानी पीने का जगह है, ये हमको जो है वहां पे पीना है ना, नहीं कहेंगे तो हम केस कर देंगे। तो ऐसा नहीं है, अगर उनका निजी है तो उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। लेकिन अगर राज्य द्वारा संचालित है, मतलब राज्य ने अपना पैसा दिया है, देखे होंगे गांव में आप जगह जगह पे सरकारी कल लगे होते हैं, है ना, तो सरकारी जो कल लगे होंगे वो राज्य द्वारा से होगा, राज्य के वित्त द्वारा होगा। तो उस सरकारी कल पे अगर कोई आके कहेगा कि हम तुमको नहीं पीने देंगे, चलो भागो यहाँ से, चलो, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये नियम कानून के ऊपर लागू होगा। लेकिन आप अगर निजी अपना कल लगाए हैं तो उस पर ये कानून लागू नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। तो अनुच्छेद 15 और 2 को भी आप लोग समझ गए होंगे क्या, तो ये सार्वजनिक जगहों पे छुआछूत से रोकता है। याद रखना है यहाँ पे क्या, कि ये राज्य वित्त द्वारा संचालित हो चीजें हैं, और यहाँ पे क्या है, ये राज्य वित्त द्वारा ना हो, फिर भी जो है यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति छुआछूत का भावना रखता है, ठीक है, तो वो गलत होगा। इसलिए यहाँ पे राज्य तो लिखा ही है, व्यक्ति को भी लिख दिया है कि व्यक्ति भी जो है क्या कर सकता है या नहीं कर सकता है, ऐसा अपने अंदर जो है ऐसी भावना उत्पन्न नहीं कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 15(2) भी लिख लीजिए। अनुच्छेद 15(3) देखते हैं हम लोग। ठीक है, यह अनुच्छेद जो है क्या कर रहा है कि यहाँ पे यह अनुच्छेद राज्य को भेदभाव की अनुमति देता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है किसी को भी, जो भी पॉइंट मैं पहले से बता दिया हूं कि जहां असमानता दिखेगी वो समानता लाने के लिए दिखेगी। ठीक है, यहाँ पे पहले ही कह रहा है कि यह अनुच्छेद भैया भेदभाव करेगा, लेकिन भेदभाव करने के पीछे तर्क क्या है, मैंने बताया था ना कि भेदभाव हो तो वो भेदभाव तार्किक हो, तो भेदभाव करेगा क्यों, क्योंकि राज्य जो है देखेगा अगर अपने यहाँ क्या, तो महिलाओं और बच्चों का, है ना, इन दो वर्गों के उत्थान के लिए, देखिए महिलाओं का भी इतिहास आप देखिएगा, शुरू से ही प्राचीन काल से ही स्थितियां खराब रही, उत्तर वैदिक काल से ही, और बच्चों के उत्थान के लिए, मतलब छोटे बच्चों को देखते हैं हम लोग क्या, तो मजदूरी वगैरह में लगा दिया जाता है, उसके लिए कुछ विशेष कानून भी बने हैं, आगे हम बताएंगे। तो इनके विकास के लिए, है ना, महिलाओं या बच्चों के विकास के लिए विशेष उपाय कर सकता है राज्य। तो अब मान लीजिए महिलाओं के लिए स्पेशली कानून बनाया। ठीक है, यहाँ पे पहले आप लोग पढ़े हैं विधि के समझ समानता में क्या, चाहे इन सब चीजों में अनुच्छेद 15 में ही क्या पढ़े हैं आप लोग कि जन्म स्थान लिंग, है ना, आपके और भी बहुत सारे जो भी थे दिए गए थे, उन आधार पे भेदभाव नहीं किया गया। तो अब यहाँ पे महिलाओं के लिए विशेष उत्थान के लिए दिया गया। तो अब कोई व्यक्ति यहाँ पे क्या कह दे कि ये जो है ना लिंग के आधार पे भेदभाव किया जा रहा है, ये सही नहीं है। तो यह भेदभाव इसलिए किया जा रहा है कि महिलाएं और पुरुष एक साथ बराबरी में आ सकें। ठीक है, तो ये असमानता समानता लाने के लिए जो है दिखाया जा रहा है। तो वही विस्तृति हो गई विधि के समझ समानता वाली बात, है ना। तो अगर ऐसा राज्य करता है तो हम कहेंगे कि यह ऐसा करना जो है विधि के समक्ष समानता के विरुद्ध नहीं है, विधि के समक्ष समानता के विरुद्ध नहीं। ठीक है, बल्कि वही बात आ गई क्या कि समान परिस्थिति के साथ समान व्यवहार और असमान परिस्थिति के साथ असमान व्यवहार। ठीक है, तो महिलाओं के प्रगति के लिए जो है, अगर उनके विकास के लिए अगर कोई ऐसा बात किया जा रहा है तो इसे ऐसा नहीं कि कहा जाएगा कि लिंग के आधार पर भेदभाव करता है। ठीक है, तो ये कहा है कि भेदभाव की अनुमति देता है,
लेकिन यह भेदभाव क्या है, तार्किक है। समझ रहे हैं ना आप लोग। और वही बात कहे थे हम कि भेदभाव तार्किक होना चाहिए। अब जो है इसी में महिलाओं के विकास के लिए, थोड़े से उनके सम्मान के लिए, उनके गरिमा के लिए कुछ कानून बनाए गए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आज के डेट में केस हो जाता है, कोई महिला कहती है केस की नहीं मेरा यौन शोषण किया गया, तो किस आधार पे, उसकी योग्यता क्या हो, उसके साथ ऐसी क्या क्या गलती की गई हो, अगर कोई व्यक्ति जो है कह दे कि नहीं हम तो ऐसा कुछ किए ही नहीं, बस हम ऐसे टच किए थे, ठीक है, तो क्या आधार हैं यौन शोषण के, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि किन किन पॉइंट को जो है कहा जाए कि महिला का यौन शोषण हुआ है। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तब जो है हम महिलाओं के विशेष कानून के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, क्या मैंने बताया ना कि महिलाओं के लिए विशेष रूप से क्या व्यवस्था किया गया। बच्चों का भी हम लोग बात करेंगे। महिलाओं को लेकर के एक केस आया था विशाखावाद, है ना, ये मामला है 1997 का। इस केस में जो है उच्चतम न्यायालय है ना, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्या कहा कि यौन शोषण है ना, यौन शोषण कहा किसे जाए, इसको कैसे परिभाषित किया जाए, कैसे अगर कोई महिला आती है कहती है कि मेरा यौन शोषण हुआ है तो उसको कैसे परिभाषित किया जाए, इस पे जो है बात किया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टतः क्या बोला उस परिभाषा में कि शारीरिक संपर्क या महिलाओं के निकट जाने का प्रयत्न करना है ना। अगर आप गलत मानसिकता से अगर किसी महिला के करीब जाने की कोशिश करते हैं तो उसे यौन शोषण माना जाएगा। फिर यौन सुविधा की मांग अथवा अनुरोध, यानी किसी महिला से आप शारीरिक संबंध बनाने के लिए मांग कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसकी इच्छा नहीं है, आप उसकी इच्छा के विरुद्ध में अगर यौन सुविधाएं की मांग कर रहे हैं, अनुरोध रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो भी उसे यौन शोषण ही माना जाएगा। ठीक है, फिर है कि अश्लील सामग्री दिखाना, कोई गंदा वीडियो हो, अगर उसे किसी लड़की को या महिला को उसकी इच्छा नहीं है और आप दिखाना चाह रहे हो कि हाँ देखो ये गंदा वीडियो, तो उसे भी जो है यौन शोषण ही माना जाएगा। फिर है कि यौन प्रेरित संदेश भेजना, यानी व्हाट्सएप से या कैसे जो है मैसेज के थ्रू जो है या चिट्ठी लिख के, चाहे किसी भी तरह से यौन प्रेरित यानी गंदा मैसेज जो है उसको नहीं करना है। अगर ऐसा आप करते हैं, यानी किसी लड़की या महिला को आप मैसेज भी कर देते हैं कुछ गंदा लिखकर, तो वो महिला आपके ऊपर यौन शोषण का केस कर सकती है। ठीक है, ये महिलाओं के लिए भी जागरूकता के लिए हो गया, और पुरुष जो है जो ऐसा करते हैं वो भी इस चीज़ को पढ़ करके सीख लें कि हाँ ऐसा हम करेंगे तो कोई भी महिला जो है हमारे ऊपर यौन शोषण का केस कर सकती है। ठीक है, और महिलाएं जो है जान जाएं कि हाँ इस तरह से अगर कोई हमको गंदा मैसेज करता है तो यौन शोषण का केस बनता है। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनको राह चलते छेड़ा जाता है, बोला जाता है, ऐसी सब गंदी सामग्री दिखाई जाती हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि ये सब ऐसा है, इसे यौन शोषण कहा जाएगा। इसके लिए संविधान में नियम दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे परिभाषित कर दिया और केस हो सकता है। पता ही नहीं है, अभाव है अभी, लेकिन धीरे धीरे ऐसे ही जो है जागरूक हो जाइए। ठीक है, मैंने शुरू में ही बताया था कि पॉलिटी जो है सिर्फ वनडे एग्जाम निकालने या कोई सरकारी नौकरी निकालने के लिए नहीं पढ़ना है। आप अपने देश के एक अच्छे नागरिक बनना है तो भी भारत के संविधान का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये महिलाओं के विकास की बात हो गई। फिर हम लोग बच्चों को लेकर के देखें, आप लोग को आगे भी बताया कि क्या बच्चों के विकास के लिए क्या बात की गई। तो 0 से 6 वर्ष तक के 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किया गया है, ये भी आप लोग देखे हैं। तो फैक्ट्री कंपनी में जो है काम करने से लिए रोका जाता है, उसकी आयु एक दी गई है, उसको आगे हम अच्छे से बताने वाले हैं। महिलाओं के विकास को लेकर के तो आप लोग देखे होंगे कि एक आयोग ही बना हुआ है, राष्ट्रीय महिला आयोग, वो भी हम आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 जो है 15(3) आपका में कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले अनुच्छेद पे, अनुच्छेद 15(4). ठीक है, अनुच्छेद 15(4) जो है हमारे भारत के मूल संविधान जो बन रहा था उसमें जिक्र इसका नहीं किया गया था। यह जो है कब जोड़ा गया, तो संविधान में जब पहला संशोधन हुआ 1951 में, उसी समय यह जोड़ा गया। ठीक है, ये क्यों जोड़ा गया, तो एक केस आया था मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराईराजन। इस केस में जो है क्या निर्णय लिया गया था, तो ये केस आया था जो है क्या, तो जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनके लिए विशेष जो है मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन को लेकर के आई थी बात। ठीक है, तो इस केस में क्या निर्णय लिया गया, कहा गया कि राज्य के मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज है ना में विभिन्न जातियों समुदायों हेतु
कुछ निश्चित अनुपात में स्थान निर्धारित यानी सीट निर्धारित करने के लिए बात की गई। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ गई क्या कि विभिन्न जातियों या समुदायों, तो इनका आधार क्या होगा कि आखिर ऐसा थोड़ा है कि जाति के आधार पर जो है इनके लिए सीट कुछ निर्धारित कर दिया जाएगा। तो आधार क्या होगा इनका, तो इसमें बात कही गई क्या, तो जो सामाजिक है ना, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे इसमें आपका एससी वर्ग होता है, एससी होता है, एसटी होता है, फिर आपका ओबीसी होता है ना। ये तो हम लोग आगे आरक्षण के मुद्दा में पढ़ने ही वाले हैं। तो यहाँ पे स्पेशली जो है ये मद्रास राज्य के केस को लेकर के क्या आया कि मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज, ऐसा नहीं है सभी जगहों की बात कर रहा है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में विशेष कुछ सीटों को आरक्षित करने के लिए इसमें निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, ये उतना अभी मायने नहीं रखता है, हाँ इसको पढ़े रहिएगा, ये प्रावधान जानना जरूरी है। और अनुच्छेद 16 में जब हम लोग चलेंगे ना तो ऐसे ही सारी चीजें जो है हम लोग के ये आरक्षण का मुद्दा समझने वाले हैं। अनुच्छेद 16 मतलब अगर अनुच्छेद 16 एक दिन का क्लास ही पूरा होने वाला है, अनुच्छेद 16 का ही सिर्फ चल पाएगा कल के क्लास में। ठीक है, तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अनुच्छेद 15(5) ये भी जो है हमारे मूल संविधान में नहीं था, और इसे भी अनुच्छेद जो है यह अनुच्छेद भी क्या है, 93वें संविधान संशोधन है ना, 93वें संविधान संशोधन 2006 में जो है क्या किया गया, संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग जो हैं उन लोगों को आरक्षण देने की बात कही गई। किसमें, तो जो केंद्रीय संस्थाएं हैं जैसे IIT IIM है ना, इसमें एडमिशन के लिए आरक्षण देने की बात कही गई है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि स्पेशली जो है इसमें एडमिशन के लिए बात किया जाएगा तो विवाद का तो मुद्दा होगा ही। तो यह जो है आया, इसी पे एक केस आया अशोक कुमार बनाम भारत संघ बनाम 2008 का ये केस है। इस केस में क्या हुआ, अशोक कुमार बनाम भारत संघ केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो बातें कही गई हैं केंद्रीय संस्थान जैसे IIT IIM में एडमिशन को लेकर आरक्षण देने की, कह दिया कि यह वाला मुद्दा जो है क्या है, तो वैध है यानी सही है। कौन वाला, तो ये वाला मुद्दा। ठीक है, फिर बाद में जो है देखा गया उचित नहीं लगा, तो फिर इन फ्यूचर आप देखेंगे आगे चल के कि भविष्य में जो है, भविष्य का मतलब कुछ ही समय बीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसमें कि ऐसा है कि ये सब सही नहीं लग रहा है, इस मामले में भी जो है क्रीमी लेयर के सिद्धांत का फॉलो करना होगा। क्रीमी लेयर के सिद्धांत को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। अब आपके सामने ये बात आ गई कि ये कौन प्राणी का नाम है, क्रीमी लेयर का सिद्धांत क्या है, ये क्या थॉट है। तो ये क्रीमी लेयर के सिद्धांत को हम लोग अभी यहाँ पे नहीं जानेंगे। ठीक है, क्रीमी लेयर का सिद्धांत जो है अनुच्छेद 16 के अंतर्गत बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे बस इतना जानिए कि क्रीमी लेयर के सिद्धांत में ये बातें कही गई हैं क्या, तो जिन वर्ग, जैसे मान लीजिए पिछड़े वर्ग हैं, उन्हीं में जिनका विकास हो गया है उनको कहेंगे क्रीमी लेयर, और जिनका विकास नहीं हुआ है वो नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी मतलब मलाईदार परत, मतलब जो अमीर लोग होंगे वो मलाई हो गए, और जो गरीब लोग हैं वो बर्फ वाला सादा पानी का बर्फ हो गए। तो उन्हीं का क्रीमी लेयर के सिद्धांत में जो है यही बातें हैं। और इसको जो है थोड़ा सा नियमता जो है ना कि इंदिरा साहनी बनाम केस में जो है इस क्रीमी लेयर को लेकर के क्या क्या योग्यताएं दी गई हैं, किनको क्रीमी लेयर माना जाएगा और किनको नॉन क्रीमी लेयर माना जाएगा, उस पर बात कही गई है। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और याद रखिएगा आप लोग क्रीमी लेयर आगे पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब अनुच्छेद 15 को जो है मतलब सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आपका ये SC/ST एक्ट नाम सुने होंगे आप लोग, 1989 से है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में जैसे पहले क्या था
कि कोई भी व्यक्ति है जैसे तो उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र ही होगा, है ना, पितृसत्तात्मक देश में। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में क्या आ गया है कि अब बेटियां भी जो है उत्तराधिकारी हो सकती हैं अपने पिता के संपत्ति के, ठीक है। फिर आपका मातृत्व लाभ अधिनियम, देखिए स्पेशली महिलाओं के विकास के लिए ये कानून बनाया गया है। ये मातृत्व लाभ किसे, जैसे मान लीजिए कोई औरत प्रेग्नेंट है, बच्चा हुआ जो है तो उनको छुट्टी दिया जाता है ना। फिर दिव्यांग अधिकार अधिनियम, जो शारीरिक रूप से विकृत है उनको जो है ये नियम दिया, इनको जो है अधिकार ये दिया गया है। फिर मेंटल हेल्थ केयर अधिनियम, फिर महिला कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग जो है। जिनको विशेष इस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए वो लोग गूगल से सर्च करके पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक एक केस बताना इतना आसान अभी नहीं है। चलिए अब जो है एक और नया अनुच्छेद, अनुच्छेद 15(6) जोड़ा गया है, ठीक है, उसके भी हम लोग बात कर लें, उसके बाद जो है क्लास आज का समाप्त किया जाएगा। अनुच्छेद 15(6) है ना, ये जो है 103वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से जोड़ा गया, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि इसमें क्या है आखिर, तो इसमें जो है आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों के लिए, है ना, जनरल कैटेगरी के लिए, सामान्य वर्ग के लोगों के लिए क्या है, तो आरक्षण का प्रावधान करता है, आरक्षण का प्रावधान करता है, ठीक है। अभी हम अनुच्छेद 15(6) पे ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिर से जो है हमको अनुच्छेद 16 में जाकर के इन सारे मुद्दों पे बात करना ही करना है और बताएंगे कि जब ये आर्थिक रूप से पिछड़े जो है ना, आर्थिक रूप से कमज़ोर कहना है यहाँ पे, पिछड़े नहीं, आर्थिक रूप से कमज़ोर, है ना, जो सामान्य वर्गों को कितना, सामान्य वर्गों के लिए 10% के आरक्षण का व्यवस्था किया गया है, ठीक है, आरक्षण का प्रावधान किया गया है, कितना, तो 10%, है ना, आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। तो इस पर हम आगे भी बात करने वाले हैं, इसलिए अभी यहाँ पे ज़्यादा बात करना उतना उचित नहीं है। बस नोट में रखिए, ध्यान में रखिए कि मैं बताऊंगा कि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्गों के लिए 10% आरक्षण दिया गया, तो संविधान में किन किन अनुच्छेद में संशोधन किया गया। आपके अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया और अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लास पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिए, और जो मित्र आप लोग के पढ़ने के लिए इच्छुक हैं उनको भी बताइए क्लास के बारे में। हाँ, अगर अच्छा लग रहा है तब, ठीक है। अगर लग रहा है कि नहीं क्लास उतना पसंद नहीं आ रहा तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, पसंद आ रहा है तो जरूर इसका प्रचार प्रसार करिए, एक दूसरे तक आप लोग पहुंचाइए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।